हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की 10वीं यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूं। तो पिछली क्लास में फ्रेंड मैंने आपको निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें जो निर्वाचन आयोग था तो उसके बारे में मैंने उसके कार्य, शक्तियाँ, इसके बाद उसकी कमियां, दोष, कठिनाइयाँ, ये सब आपको पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। इसका जो बचा हुआ पार्ट है वह जो मैं आपको पूरा करा रहा हूँ। तो देखिए, हमारे भारत में जो चुनाव होता है तो इस चुनाव सुधार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना होगा। तो देखिए, इसमें भारत में चुनाव सुधार संबंधित कुछ चरण, तो भारत में जो चुनाव सुधार हुए हैं, जो निर्वाचन सुधार हुए हैं, उनको कुछ चरणों में बांटा गया है। तो ये चरण कौन कौन से हैं ये देखिए। इसमें पहला चरण, तो पहला चरण इसमें होता है 1950 से 1996 तक का चरण, ये पहला चरण है। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो भारत में चुनाव सुधार संबंधित पहला चरण है 1950 से 1996 तक का, तो इस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान इस समय किए जाते हैं। तो देखिए, इसमें पहला देखिए इसमें कि मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। तो जो पहला चरण था हमारे भारत में चुनाव सुधार का, इसमें मतदान की आयु कितनी कर दी गई फ्रेंड, 18 वर्ष। और इससे पहले कितनी होती थी, इससे पहले होती थी 21 वर्ष। आ रहा समझ में? तो 18 वर्ष तो ये तो बाद में हुई। और किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया जाता है, तो आपको याद रखना होगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हमारे भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये भी इसी चरण में प्रावधान किया गया था। और ये संशोधन किस सरकार के समय हुआ था, तो राजीव गांधी जब हमारे भारत में प्रधानमंत्री थे उनके शासनकाल में ऐसा किया गया था, ये आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला प्रावधान इसमें किया जाता है, फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी किए गए। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना होगा फ्रेंड, कि हमारे भारत में फोटोयुक्त पहचान पत्र को जारी करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि हमारे भारत के जो निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जिनका नाम श्री TN सेशन था। तो जो श्री TN सेशन साहब थे, उन्होंने कहा था कि हमारे भारत में एक वोटर आईडी होना चाहिए जिस पर फोटो लगी हो मतदाता की। तो ये फोटो युक्त पहचान पत्र शुरू करने का श्रेय श्री TN सेशन जी को दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और उन्होंने ही कहा था, TN सेशन ने ही, कि हमारे भारत में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इसका दर्जा, इसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होना चाहिए। तो उस समय से हमारे भारत में निर्वाचन आयोग चर्चा में आया। इससे पहले हमारे लोग, हमारे भारत के नागरिक इस निर्वाचन आयोग के बारे में कम जानते थे। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है EVM का प्रयोग किया गया। तो इसी चरण में हम देखते हैं कि EVM का प्रयोग शुरू हुआ। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग हमारे भारत में सबसे पहले केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था और 1980 में इसका डिजाइन तैयार किया गया था। ठीक है। और 1982 में केरल के परूर विधानसभा क्षेत्र में पहली बार EVM का उपयोग किया गया था। और भारत में पूर्ण रूप से EVM का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना गोवा। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में जितने भी विधानसभा चुनाव होते हैं और लोकसभा के या आम सभा चुनाव होते हैं, तो लोकसभा का चुनाव हो या आम चुनाव इसी को कहा जाता है। तो आम चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में पूर्णतः ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मतलब EVM का उपयोग किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई गई। तो इस काल में, इस चरण में यह प्रावधान किया जाता है कि कोई भी अगर प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है तो 2 से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव नहीं लड़ सकता, 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। तो 2 सीट तक तो चुनाव प्रत्याशी लड़ सकता है, लेकिन 2 से अधिक सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। यह भी इसमें प्रावधान किया गया है। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 जगह से, 2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा है। ऐसे ही हमारे भारत के कांग्रेस के अव्वल दर्जे के नेता राहुल गांधी, तो इन्होंने भी 2 स्थान से या 2 सीटों से चुनाव लड़ा है कांग्रेस से, ये आपने देखा होगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव रद्द न होना। आ रहा समझ में? तो इसमें अपन देखते हैं जब उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो चुनाव रद्द न हो, इसके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया।
इसके बाद में अगला आ जाता है कि द्वितीय चरण। तो दूसरा चरण कब से शुरू हुआ? 1996 से, जो कि 2000 तक रहता है। अब इन 4 सालों में क्या क्या सुधार हुए हमारे भारत में, तो देखिए इसमें तो पहला प्रावधान इसमें यह होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 50 सदस्य समर्थक होना चाहिए और प्रस्तावक भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए पहली बात तो 50 सदस्य उसके प्रस्तावक होना चाहिए और 50 सदस्य उसके समर्थक होना चाहिए, मतलब अनुमोदक होना चाहिए जो उसका समर्थन करे। ऐसे ही जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के लिए 20-20 सदस्य, मतलब 20 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए और 20 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फिर जो दूसरा चरण था, इसी में जब राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए जमानत राशि 15,000 तय की गई। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है, जिसको हम जमानत राशि के नाम से जानते हैं। इसके बाद में 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई। ये पोस्टल बैलेट का मतलब क्या होता है? तो पोस्टल बैलेट का मतलब ये होता है कि हमारे भारत में जैसे जो सेना के जवान होते हैं, मान लो लद्दाख क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, या फिर इसके अलावा जैसे राजस्थान में जो थार मरुस्थल होता है, तो बीएसएफ के जो जवान होते हैं, तो बीएसएफ के जवान उधर बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। तो ऐसे जवानों के लिए पोस्टल बैलेट की शुरुआत की गई 1999 से। इसका मतलब ये हुआ कि ये सैनिक वहाँ से बैलेट के माध्यम से वोट देकर अपना मतदान कर सकते हैं। आ रहा समझ में? मतलब जो भी सैनिक हैं, भले ही बॉर्डर पर वह रह रहा है, तो वहाँ पर एक बैलेट पेपर के माध्यम से वोट देगा और उसे पोस्टल या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेज दिया जाता है, या जो हमारे पोस्ट होता है, इस बैलेट को पोस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो पोस्टल बैलेट की शुरुआत होती है ये 1999 से शुरू होती है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में पोस्टल बैलेट की शुरुआत कब से होती है, तो ये 1996 से लेकर 2000 का जो दूसरा चरण होता है चुनाव सुधार का, इस समय इसकी शुरुआत की गई थी, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में आता है तीसरा चरण, और जो तीसरा चरण है इसका समय 2000 से शुरू हुआ और 2000 से लेकर अब तक यह चरण चल रहा है, ठीक है। तो जो तीसरा चरण है 2000 से अब तक, मतलब 2000 के बाद में क्या क्या हुआ है हमारे भारत में चुनाव सुधार में, तो ये अपन इसमें शुरू कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 2000 के बाद कौन कौन से चुनाव सुधार होते हैं। तो पहला हो जाता है एग्जिट पोल पर प्रतिबंध। अभी एग्जिट पोल क्या होता है? तो आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव होने के बाद में ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कुछ प्रिंट मीडिया, जैसे चुनाव खत्म हुआ और कुछ समय के बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मतलब हमारे टीवी चैनल, प्रिंट मीडिया मतलब हमारे समाचार पत्र वाले, ये एग्जिट पोल जारी करते हैं, एक अनुमान बताते हैं, ठीक है, कि इतनी सीट से लेकर इतनी सीट तक इस पार्टी को मिल सकती है। लेकिन ये चुनाव के परिणाम घोषित नहीं कर सकते कि ये पार्टी जीतेगी, इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत चुनाव आयोग ने मतदान की शुरुआत होने से लेकर मतदान जब तक समाप्त होगा उसके आधे घंटे के बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया है। आ रहा समझ में? मतलब जब चुनाव या जब मतदान शुरू होगा और शुरू होने के बाद मतदान समाप्त होगा, उसके आधे घंटे के बाद तक कोई भी एग्जिट पोल से संबंधित कोई भी रिजल्ट या कोई परिणाम या कोई अनुमान नहीं लगाया जाएगा। इसके बाद में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में चुनाव के दौरान जो एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों ही हो सकता है। आ रहा समझ में? अब पता चल रहा है कि चुनाव चल रहा है और मतदान हो रहा है, मतदान के समय ही एग्जिट पोल आ गए। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसी कंडीशन में जिसने भी ऐसा किया है, जिस चैनल ने, जिस प्रिंट मीडिया ने ऐसा किया होगा, तो उससे 2 साल का कारावास हो सकता है या जुर्माना हो सकता है या दोनों ही हो सकते हैं। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जब मतदान शुरू होगा और मतदान समाप्त होगा उसके आधे घंटे के बाद तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये ध्यान रखना, ये तीसरे चरण में ऐसा हुआ था। इसके बाद फिर अगला आ जाता है चुनावी खर्च पर सीलिंग। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा कि हमारे भारत में जो चुनावी खर्च होता है
उस पर नियंत्रण किया गया है। तो कितना चुनाव में कितना खर्चा किया जा सकता है, इसमें देखिए कि जो लोकसभा का चुनाव होता है तो लोकसभा के चुनाव के लिए खर्च की जो सीमा तय की गई है वह 70 लाख रुपए की गई है। और इसके बाद छोटे राज्य होते हैं तो छोटे राज्य में इसकी खर्च की सीमा 28 लाख रुपए तय की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में फिर अगला आ जाता है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान, ठीक है। और जब पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान होता है इसमें क्या होगा, तो सरकारी कर्मचारियों और समस्त बल जितने फोर्सेस होती हैं इनको चुनाव आयोग की सहमति के बाद में पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाती है। तो जिस बैलेट पेपर पर ये अपना मतदान देते हैं, अपना वोट देते हैं, और उस बैलेट पेपर को पोस्ट के माध्यम से, डाक के माध्यम से चुनाव आयोग के ऑफिस तक, कार्यालय तक उसको लाया जाता है जहां पर इनकी गणना की जाती है। इसको कहा जाता है पोस्टल बैलेट। इसी के माध्यम से अपन देखते हैं कि विदेशों में, ठीक है, तो विदेशों में रहने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं उन्हें भी मतदान का अधिकार दिया गया है, और जिन्होंने किसी देश की नागरिकता हासिल नहीं की है और उनका नाम हमारे भारत में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में आता है, तो ऐसे भारतीय नागरिकों को भी मतदान देने का अधिकार होता है और ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब मान लीजिए ऐसा नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक दूसरा उपाय भी है जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सी मतदान। ठीक है, और ये प्रॉक्सी मतदान क्या होता है, तो इसके माध्यम से सेना का जवान या जो हमारा अप्रवासी भारतीय, मतलब भारत का ही व्यक्ति है और दूसरे देश में जाकर रह रहा है, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, तो ऐसे व्यक्ति हमारे भारत के किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाएगा और अपने प्रतिनिधि के माध्यम से यहाँ पर इंडिया में, भारत में वोट डाल सकता है। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सी मतदान। ये कब से शुरू हुआ, तो ये हमारे भारत में एक अधिनियम पारित किया गया था, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017। इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमारे भारत में ये प्रॉक्सी मतदान की शुरुआत की गई है, जो आपको याद रखना होगा। आ रहा समझो फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जागरूकता और प्रसार। अब हमारे भारत में जो युवा मतदाता होते हैं, तो युवा मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने हर वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है। ठीक है, और ये कब से शुरू हुआ है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो ये हमारे भारत में 2011 से इसको शुरू किया गया है। तो 25 जनवरी को ही क्यों शुरू किया गया और कोई सी तारीख हमारी सरकार ने क्यों नहीं निश्चित की, इसका कारण ये है क्योंकि हमारे भारत में 25 जनवरी 1950 को भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इस कारण से प्रत्येक 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कब से शुरू हुआ है फ्रेंड, 2011 से इसको मनाना शुरू किया है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर 20,000 रुपये से अधिक राजनीतिक चंदे की सूचना अब निर्वाचन आयोग को देना पड़ेगा, और ये कब से शुरू हुआ, 2017-18 से इसकी शुरुआत की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो जो भी राजनीतिक पार्टी होती है, तो हर राजनीतिक पार्टी के पास इतना पैसा तो है नहीं। जैसे अपन देखेंगे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, या और जितनी भी समाजवादी पार्टी, जितनी भी नेशनल जो पार्टी है, जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं, तो इन सभी राष्ट्रीय स्तर के दलों के पास क्या इतना पैसा है कि ये खुद चुनाव लड़ ले? नहीं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता। तो ये पैसे कहाँ से लाते हैं, तो इनको किसी न किसी उद्योगपति के माध्यम से या किसी न किसी व्यापारी के माध्यम से इन्हें चंदा प्राप्त होता है। तो इस चंदे के लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने ये प्रावधान किया है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा अगर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी राजनीतिक पार्टी चंदा लेती है तो इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को जरूर दी जाए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में अगला आता है नोटा। नोटा का फुल फॉर्म होता है नॉन ऑफ द एबव। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, तो वर्ष 2013 से नोटा को लागू किया गया है। नोटा को हिंदी में कहते हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब यह होगा कि जब हम वोट डालते हैं, तो जब हम वोट देते हैं तो उस समय जो ईवीएम होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, तो आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होगी तो यहाँ पर आप देखो ये नोटा लिखा हुआ है, ये नोटा नॉन ऑफ द एबव। मतलब जो कैंडिडेट हैं या जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव में, आपको लग रहा है कि मैं किसी को वोट नहीं देना चाहता, कोई भी
प्रत्याशी, कोई भी उम्मीदवार सही नहीं है तो आप इन्हें वोट न देकर आप नोटा की बटन भी दबा सकते हैं, जिसका मतलब है उपयुक्त में से कोई नहीं, हम किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये होता है नोटा का मतलब। अब इसके बाद में अगला जाता है वीवीपैट। अब वीवीपैट या VVPAT, इसका मतलब क्या होता है? तो जो VVPAT जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वीवीपैट कह देते हैं, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं मतदाता पावती रसीद। ये वीवीपैट का मतलब होता है, ठीक है। तो आजकल हम देख रहे हैं कि वीवीपैट या VVPAT जो मशीन होती है उससे मतगणना होने लगी है। तो VVPAT इसका फुल फॉर्म क्या होगा ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका फुल फॉर्म होता है वीवीपैट का, या फिर वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड, ये इसको कहा जाता है। तो ये क्या होती है? एक मशीन होती है जो यहाँ पर देखिए कि जैसे मशीन है, ये वीवीपैट मशीन है, ठीक है। तो जैसे आप वोट देंगे किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी उम्मीदवार को आप वोट देते हैं, जैसे आपने कोई सी भी बटन दबाई, जैसे यहाँ पर आपने बटन दबाई किसी भी कैंडिडेट के लिए, जैसे आपने वोट दी तो इसमें क्या होगा? एक पर्ची निकलती है, यहाँ से एक पर्ची निकलती है। तो आपने जिसको वोट दिया है वह पर्ची आपको कुछ समय के लिए दिखेगी, लेकिन ये पर्ची आपको नहीं मिलती, ये पर्ची इसी मशीन में जमा हो जाती है। आ रहा समझ में? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उसका फीडबैक आपको प्राप्त होता है। आ रहा समझ में? आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है उससे आपको पता चल जाता है कि मैंने इस व्यक्ति को वोट दिया है, किसको दिया है, ये उसमें पर्ची में सेव हो जाता है और ये आपको कुछ समय के लिए पर्ची दिखती है और फिर ये मशीन के पास ही जमा हो जाती है। तो ये मतदाताओं को फीडबैक देने का तरीका होता है जिसको हम वीवीपैट मशीन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर यह ईवीएम से जुड़ी हुई एक प्रणाली होती है, एक सिस्टम होता है और मतदाताओं को अनुमति देती है कि वह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। आपने जिस व्यक्ति को वोट दिया है क्या उसी को आपका वोट मिला है? ये वीवीपैट मशीन के माध्यम से आपको पता चलता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि जब आप किसी को वोट देते हैं और आपको लगता है कि यार जितने भी सदस्य खड़े हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने प्रत्याशी हैं, ये सभी भ्रष्ट हैं, मैं इनमें से किसी को वोट नहीं देना चाहता, तो आप उसमें ये नोटा की बटन भी दबा सकते हैं, ठीक है, नॉन ऑफ द एबव। इसके बाद फिर अगला आ जाता है तकनीकी का प्रयोग और निर्वाचकों के लिए कंप्यूटरीकृत डाटाबेस का निर्माण करना। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें हम देखते हैं कि व्यापक मतलब जो बड़े फोटो इलेक्टोरल सेवा फर्जी और डुप्लीकेट एंट्री को खत्म करने के लिए ये डीडुप्लीकेशन तकनीक को शुरू किया गया है। तो कई बार तो फर्जी मतदान होते थे, डुप्लीकेट एंट्री हो जाती थी, ऐसे इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये टेक्नोलॉजी को शुरू किया गया है। इसके बाद में जब मतदान होता है, जब वोटिंग होती है, तो उस समय ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है ताकि पता रहे कि कौन सही व्यक्ति है और कौन सही व्यक्ति नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है जो फर्जी व्यक्ति हो जो वोट डाल रहा है, तो इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है। इसके बाद में आयोग ने ऑनलाइन संचार प्रणाली एक कोमेट नाम की एक प्रणाली विकसित की है और इससे चुनाव के दिन प्रत्येक मतदान केंद्र की निगरानी करना संभव हो गया है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है जीपीएस आधारित ईवीएम। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म होता है जीपीएस का। ये एक ऐसी प्रणाली होती है, ये एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ, ठीक है। जैसे मोबाइल अगर आपके पास है तो आप जीपीएस के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि आप कोई रास्ता भटक गए हैं तो आप जीपीएस के माध्यम से कहीं भी जा सकते हैं, रास्ता ढूंढते ढूंढते आप कहीं पर भी जा सकते हैं। ये जीपीएस का कमाल होता है। अब इसी जीपीएस से कनेक्ट कर दिया जाता है किसको? इस ईवीएम को। आ रहा समझ में? तो जो ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, उसको जीपीएस से कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके हर पल की जानकारी, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, इसके हर पल की जानकारी इस जीपीएस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद में चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान एक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए एक सी विजिल ऐप जारी किया है। ये आपको याद रखना होगा। तो जो सी विजिल ऐप होता है वह इस प्रकार का होता है, ठीक है।
ये सी विजिल ऐप होता है। तो ये हमारे चुनाव आयोग ने इसको जारी किया है। इसमें होता क्या है, तो जो भी आचार संहिता का उल्लंघन करता है, आचार संहिता का उल्लंघन इसका मतलब क्या होगा, जैसे कोई रिश्वत देकर वोट मांगता है, आ रहा समझ में, इसके बाद कोई किसी को डरा धमका कर वोट मांगता है, तो इस प्रकार से अगर कोई वोट मांगता है तो उनकी शिकायत आप कहाँ कर सकते हैं, उनकी रिपोर्ट कहाँ दर्ज कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सी विजिल ऐप पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो अगला फिर आ जाता है पिंक बूथ। पिंक बूथ इसका मतलब होता है गुलाबी मतदान केंद्र। अब इसको शुरू क्यों किया गया, इसको शुरू करने का कारण क्या है, तो ये एक हेल्प डेस्क होता है जो महिलाओं से जुड़े तमाम कार्यों में सहायता करता है, पिंक बूथ। इसके माध्यम से क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर कार्मिक होते हैं सभी महिलाएं होती हैं, और जो पिंक बूथ होता है यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, कार्यकर्ता, ये सब महिलाएं होती हैं। ठीक है, और इनकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि जो हमारे भारत में महिलाएं वोट डालने नहीं जाती है या वोट डालने से डरती हैं, वे निडर होकर और स्वतंत्र होकर वोट दे सकें, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसके बाद में जो पिंक बूथ होते हैं, यहाँ पर जो टेबल होता है, टेबल पर जो कपड़ा बिछाते हैं, गुब्बारे लगाते हैं, ये सभी गुलाबी रंग के होते हैं, सब में पिंक कलर का यूज़ होता है। इसके बाद में ये जो पिंक बूथ होते हैं, तो इनका निर्माण किस लिए किया गया है, तो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें जागरूक करने के लिए ये पिंक बूथ की शुरुआत की गई है फ्रेंड। और अगर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित अगर कोई मामला है तो उसका निपटारा भी यहीं पर किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है महिलाओं की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार और भी कदम उठा चुकी है, जैसे पिंक ऑटो, गुलाबी ऑटो, फिर इसके बाद पिंक टॉयलेट, पिंक किताब। और इस बार अपन देखते हैं कि चुनावों में महिलाओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने के लिए महिलाओं का खास ध्यान इसमें रखा गया है, और जो पोलिंग बूथ होता है उसका भी कलर पिंक ही रखा गया था। तो ये होता है पिंक बूथ। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिंक बूथ की शुरुआत हमारे भारत में क्यों की गई है, तो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ये पिंक बूथ की शुरुआत की गई है। तो ये आपको सब ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो चुनाव सुधार हुए हैं वो यहाँ पर खत्म हुए। अब इसके बाद में अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, चुनाव सुधार संबंधी कुछ समितियाँ। तो हमारे भारत में कुछ ऐसे समितियाँ हैं जिन्होंने चुनाव सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की थी। तो देखिए इसमें शुरू करते हैं वे कौन कौन सी समितियां हैं जिन्होंने चुनाव सुधार के लिए कुछ सिफारिशें की है। तो इन समितियों में पहली समिति का नाम आता है संथानम समिति। ठीक है, अब जो संथानम समिति है तो इसमें आपको याद रखना होगा इसका गठन कब हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे और इसकी सिफारिशें कौन कौन सी थी। ये इतने प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संथानम समिति को। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना होगा इसका गठन कब हुआ। इसका गठन 1962 में 1962 में किया गया था। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका अध्यक्ष के संथानम को बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 1964 में 1964 में 2 साल बाद, मतलब गठन 1962 में हुआ और उसके ठीक 2 वर्ष के बाद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद में इस समिति ने सिफारिश क्या क्या की, तो इस समिति की पहली सिफारिश यह है कि जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं, तो इनकी एक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की जाए। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई सा भी चुनाव हो भारत में, तो जो भी प्रत्याशी है या जो भी उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हुआ है, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता तय की जाए। चाहे वह 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन, पीजी किया हो, ऐसी कोई भी शैक्षणिक योग्यता अवश्य शुरू की जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा अभी तक हमारे भारत में नहीं हो पाया है। इसके बाद में अगला जाता है कि निर्वाचन नामावली मतदाता सूची में समय समय पर सुधार किया जाए। तो जो भी मतदाता सूची होती है, इस वोटर लिस्ट में समय समय पर चेंजेस किया जाए, परिवर्तन किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की जन्मभूमि अलग होती है और कर्मभूमि अलग होती है। पता चला कि जन्मभूमि में भी, मतलब जिस जिले में रहता था वहाँ पर भी वोटर लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, और फिर किसी दूसरे जिले में चला गया, दूसरे शहर में चला गया, दूसरे राज्य में चला गया, तो पता चला कि थोड़े दिन वहाँ रहा और वोटर आईडी वहाँ पर बनवा लिया। तो पता चला कि जहाँ रह रहा है वहाँ पर वोटर आईडी में नाम आ रहा है, और जहाँ पर जन्म हुआ था वहाँ पर भी उसके वोटर आईडी में नाम, वोटर आईडी उसका वहाँ का ही बना हुआ है, वहाँ पर उसके वोटर लिस्ट में नाम आता है।
ठीक है, ऐसे दो दो जगह उसके मतदाता सूची में नाम आता है, तो इसमें समय समय पर सुधार हो। इसके बाद में अगला ये है कि उम्मीदवार के धन खर्च को रोकने के लिए चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। तो समय समय पर हम देखते हैं कि जो उम्मीदवार होते हैं, तो उम्मीदवार जो धन खर्च करेगा तो सीमा से अधिक धन खर्च न करे, और इसके लिए एक चुनाव पर्यवेक्षक हो जो इस धन खर्च को रोके। जो अनावश्यक रूप से पैसे खर्च किए जाते हैं चुनाव में, इस पर नियंत्रण किया जाए, इसको रोकने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। ये समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद में अगला आ जाता है कि जो भी दोषी निर्वाचन अधिकारी होता है, तो कई बार क्या होता है कि जो चुनाव अधिकारी होते हैं ये भी निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करते हैं, तो ऐसे निर्वाचन अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके बाद फिर अगला इसमें ये इन्होंने प्रावधान किया, यह सिफारिश की कि समय समय पर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, तो समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। आ रहा समझ में? तो समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए, ये इस संथानम समिति ने कहा था। तो जब भी परिसीमन किया जाएगा क्षेत्रों का, तो उस समय सीटों की संख्या में वृद्धि होती है। और हमारे भारत में प्रावधान है कि 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इतनी सिफारिशें इस संथानम समिति ने की थी जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली समिति आ जाती है दिनेश गोस्वामी समिति। और जो दिनेश गोस्वामी समिति होती है, तो इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1990 की बात है, 1990। तो 1990 में बीपी सिंह का पूरा नाम होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह, उस समय प्रधानमंत्री थे। तो उनके शासनकाल में चुनाव सुधार के लिए इस गोस्वामी समिति का गठन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष दिनेश गोस्वामी थे। और इस समिति ने रिपोर्ट कब पेश की थी, तो 1990 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। अब इस समिति की सिफारिशें क्या क्या है, तो इस समिति ने कुछ सिफारिशें की है, जिसमें पहली सिफारिश ये है कि हमारे भारत में जो राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान या भारतीय संविधान के अनुसार, तो भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय गौरव का अपमान करने के जो दोषी व्यक्ति होते हैं और इन्हें जब सजा दी जाती है, तो सजा होने की तिथि से लेकर 6 वर्षों तक इन्हें चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। इसके बाद में जो चुनाव होते हैं, तो उन चुनावों में ज़्यादा से ज़्यादा ईवीएम का उपयोग हो। ये सारी सिफारिशें इसने की है। इसके बाद फिर अगली सिफारिश ये थी इसकी कि एक उम्मीदवार 2 से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता। ये भी समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद में अगला इसने ये कहा कि मतदान केंद्र पर हथियार लेकर जाना गैर कानूनी है, और जो भी व्यक्ति ऐसा हथियार लेकर जाता है मतदान केंद्र पर, तो उसे सजा दी जाए, उस पर जुर्माना भी किया जाए और उसे उचित दंड भी दिया जाए। तो ये सब दिनेश गोस्वामी की सिफारिशें थी जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद में अगली समिति आती है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ठीक है, अब जो इंद्रजीत गुप्ता समिति होती है, तो इसका गठन कब हुआ था फ्रेंड, तो आपको याद रखना होगा इस समिति का गठन 1998 में 1998 में किया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसके अध्यक्ष इंद्रजीत गुप्ता को बनाया गया था। इसके बाद में इस समिति ने कुछ सिफारिशें पेश की थी। तो इस समिति ने कौन कौन सी सिफारिशें की है, तो देखिए इसमें पहला इसका प्रावधान सिफारिशों का, तो पहली सिफारिश ये थी कि चुनाव खर्च सरकार वहन करे और इसके लिए एक चुनाव कोष का निर्माण हो। आ रहा समझ में? इसमें क्या हो, तो इसमें चुनाव खर्च कौन करे, तो बोले सरकार करे, और क्या इसके लिए कोष का निर्माण हो, इसके लिए खजाना तैयार किया जाए। इसके बाद फिर दूसरा ये है कि जो राष्ट्रीय दल होते हैं, तो राष्ट्रीय दलों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, राज्य स्तरीय दलों को राज्य स्तरीय क्षेत्र में एक कार्यालय निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए और इन्हें टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, ये भी निःशुल्क होना चाहिए। तो ये इस समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद फिर अगली सिफारिश इसकी ये है कि चुनाव सामग्री हर मतदाता को निःशुल्क दी जाए। आ रहा समझ में? इसने क्या कहा, तो इस समिति ने कहा कि जो चुनाव सामग्री है, जैसे वोटर लिस्ट देना है या और चुनाव से संबंधित जो भी सामग्री है, ये सब इन्हें मुफ्त में प्रदान की जाए। तो आपने देखा होगा कि जैसे स्थानीय निकायों का चुनाव हम देखते हैं, तो स्थानीय निकायों के चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का यूज़ होता है। तो बैलेट पेपर क्या हमको खरीदना पड़ता है? नहीं। क्या हमें वोटर आईडी खरीदना पड़ता है? नहीं। क्या हमें वोटर लिस्ट अलग से खरीदनी पड़ती है? नहीं। ये सब मुफ्त में दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो ये इस समिति ने सिफारिश की थी, इसलिए
ये सब निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बाद में आकाशवाणी मतलब रेडियो और दूरदर्शन पर राष्ट्रीय दलों को भी जो प्रचार करने का समय है, इन सभी का प्रचार का समय निश्चित किया जाए कि किस समय किस राजनीतिक दल का प्रसारण होगा, मतलब कौन सी पार्टी का प्रसारण किस समय होगा ये भी तय किया जाए। तो ये इंद्रजीत गुप्ता समिति ने अपने सिफारिशों में कहा था। इसीलिए आज आपने देखा होगा कि जब भी लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव होता है तो इन चुनावों में राजनीतिक पार्टियां इनका जो कार्यक्रम होता है वह आयोजन किया जाता है, इनका प्रसारण किया जाता है, ये देखा होगा आपने। इसके बाद में अगली समिति आती है तारकुंडे समिति। अब जो तारकुंडे समिति होती है तो इसने क्या क्या सिफारिशें की है और इसका गठन कब हुआ था, तो आपको याद रखना होगा 1975 की बात है, 1975 की, ठीक है। तो 1975 में सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक एक संगठन था, तो इसकी ओर से जयप्रकाश नारायण ने इस समिति का गठन किया था और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इस समिति के अध्यक्ष एम तारकुंडे थे, जो आपको याद रखना होगा, ठीक है। और इसकी सिफारिशें क्या क्या हैं, तो इसकी सिफारिश ये है कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए। तो इस समिति ने कहा था, तारकुंडे समिति ने, कि हमारे भारत में जो चुनाव होते हैं और जो मतदान करने वाले मतदाता होते हैं इनकी आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, जो बाद में किया गया। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस सिफारिश को लागू किया गया है। तो आज हम देखते हैं वर्तमान में कि मतदान की आयु कितनी, 18 वर्ष, कम से कम 18 वर्ष आयु जो व्यक्ति प्राप्त कर चुका है, एक व्यक्ति एक वोट देने का अधिकार रखता है। इसके बाद फिर अगले सिफारिश से क्या है, अगली सिफारिश ये है कि राजनीतिक दलों के लिए आय के स्रोतों और व्यय का पूरा विवरण लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया जाए। तो जो भी राजनीतिक दल होते हैं और राजनीतिक दल का जो भी उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, तो ये सब अपने आय का स्रोत बताए कि हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम इतना है, हमें यहाँ से आय प्राप्त होती है और हमारी इतनी आय है और खर्चा कितना होगा, इसका भी पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। ये अनिवार्य कर देना चाहिए सरकार को। ये तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद में अगला है कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव में जो खर्च किया गया है उसकी जांच अवश्य हो। तो इस समिति ने कहा था कि क्या होता है कि जब भी कोई प्रत्याशी या उम्मीदवार चुनाव लड़ता है तो जो खर्च की सीमा होती है उससे कई गुना ज़्यादा व्यक्ति पैसा खर्च करता है चुनाव में, ठीक है। तो ऐसे अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण किया जाए और इसकी जांच भी होना चाहिए। ये तारकुंडे समिति में कहा गया था, तारकुंडे समिति की सिफारिशें हैं, ये आपको याद रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तारकुंडे समिति गठन कब हुआ था, पहला, इसके अध्यक्ष कौन थे, और तीसरा इसमें पूछा जा सकता है कि तारकुंडे समिति किस लिए गठित हुई थी। तो ये आपको याद रखना होगा, भारत में निर्वाचन सुधार के लिए यह समिति गठित हुई थी। इसके बाद फिर अगला इन्होंने ये कहा था, अगली सिफारिश समिति की ये है, तो जो भी उम्मीदवार दल होते हैं इन उम्मीदवार दलों को जो चंदा दिया जाता है इसका स्पष्ट विवरण हो। अब इसका अर्थ क्या होगा, तो आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ये राजनीतिक दल किसी न किसी उद्योगपति से या किसी न किसी व्यापारी से चंदा अवश्य लेते हैं, ठीक है। और जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में आता है तो फिर ये उद्योगपति, ये व्यापारी सरकार से कुछ काम करवाते हैं। तो जो ये चंदा ले रहे हैं इस चंदे का स्पष्ट विवरण हो, इस तारकुंडे समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद फिर अगला है कि चुनाव घोषणा के पश्चात सरकार काम चलाऊ सरकार की तरह कार्य करे। जब भी चुनाव की घोषणा हो तो याद रखना फ्रेंड कि जब भी चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो लोकसभा का चुनाव, केंद्र स्तर का जो चुनाव होता है, तो उधर हम देखेंगे कि उसका चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेंगे, तो हमारे राष्ट्रपति जारी करते हैं। और राज्यों में जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं तो स्थानीय निकाय के चुनाव की अधिसूचना हमारे राज्यपाल करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर जो निर्वाचन आयोग है तो निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए। आ रहा समझ में? बहुसदस्यीय का मतलब क्या है कि हमारे भारत में हम देखते हैं कि 1989 से पहले हमारे भारत में चुनाव आयोग में सिर्फ एक ही चुनाव आयुक्त होता था, एक ही मुख्य चुनाव आयुक्त होता था, ठीक है। फिर इसके बाद में जब इस समिति ने सिफारिश की तो इस समिति की सिफारिश के बाद में हमारे भारत में निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बना दिया गया था। मतलब अब वर्तमान में देखा जाए तो इसमें 2 अन्य आयुक्त हैं और एक इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है भारत के निर्वाचन आयोग में।
इसके बाद में जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, तो निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो जो हमारे भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करेंगे, परंतु इनकी नियुक्ति के लिए एक समिति का गठन हो। और इस समिति में कौन कौन होगा? तो इस समिति में प्रधानमंत्री होंगे और प्रधानमंत्री के बाद में विपक्ष का नेता होगा और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। इस समिति की सिफारिश पर फिर इन आयुक्तों की नियुक्ति की जाए। इसके बाद में अगला आ जाता है कि निर्वाचन परिषद होती है, तो निर्वाचन परिषद के अतिरिक्त एक मतदाता परिषद का भी गठन किया जाए। और इस परिषद का कार्य क्या हो? तो इस परिषद का कार्य चुनाव के दोषों पर नियंत्रण करना हो, ये प्रावधान इसने किया था। ये सिफारिश इस तारकुंडे समिति ने की थी, जो आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे अगली समिति आ जाती है लिंगदोह समिति। ठीक है। अब जो लिंगदोह समिति होती है तो इसका गठन कब हुआ? तो 2007 में इस समिति का गठन किया गया था। और इसका अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो इसमें आपको याद रखना होगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त JM लिंगदोह, इनकी अध्यक्षता में इस लिंगदोह समिति का गठन किया गया था। और इस समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो जो छात्र संघ चुनाव होते हैं, इस छात्र संघ चुनाव से संबंधित परामर्श देने के लिए, सलाह देने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, लिंगदोह समिति का। इस समिति ने सिफारिशें क्या क्या की है? तो देखिए इसमें तो आपने देखा होगा कि कॉलेज में चुनाव होता है, तो कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव होता है, छात्र संघ का अध्यक्ष होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे भारत में जो छात्र संघ होते हैं, जिसमें NSUI और इसके बाद में ये अपना ABVP, इस प्रकार के जो छात्र संघ होते हैं, तो कॉलेज के स्तर पर इन संघों के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो कौन बनेगा इसका अध्यक्ष? छात्र ही बनेगा। तो इसके लिए भी चुनाव होगा और इससे संबंधित कुछ सिफारिशें समिति ने की है। तो कौन कौन सी सिफारिशें हैं वो देखिए। तो पहली सिफारिश होती है कि छात्र संघ चुनाव में वही छात्र उम्मीदवार बने जिसने 60% अंक प्राप्त किया हो, 60% उसके अंक आए हों एग्जाम में, या 60% अंक उसने प्राप्त किया हो, ऐसा ही छात्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो। आ रहा समझ में? फिर इसके बाद में अगली सिफारिश समिति की है कि 75% उपस्थिति दर्ज होने पर छात्र चुनाव लड़ने का पात्र हो। तो जो भी उम्मीदवार है, मतलब जो भी छात्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ है, प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है, तो यह छात्र वहाँ पर कॉलेज में कम से कम इसकी 75% उपस्थिति अनिवार्य हो, तब जाकर वो चुनाव लड़े, अन्यथा न लड़े। फिर इसके बाद में अगला प्रावधान इन्होंने किया कि 25 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्र चुनाव नहीं लड़ेगा। तो जिस छात्र की आयु अगर 25 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी है तो ऐसा छात्र चुनाव नहीं लड़ेगा। ये लिंगदोह समिति ने सिफारिश की थी। इसके बाद में अगला जाता है कि प्रचार के दौरान हाथ से बने उपकरणों का ही प्रयोग किया जाए बस। फिर इसके बाद में अगला इसने प्रावधान किया कि जो इसका प्रचार होगा, तो जो छात्र संघ का चुनाव होगा और इसका प्रचार सिर्फ शिक्षण कैंपस तक ही होगा। मतलब जैसे कॉलेज परिसर है तो कॉलेज परिसर तक ही इस चुनाव का, इस छात्र संघ के चुनाव का प्रचार होगा, बाकी बाहर इस चुनाव का प्रचार प्रसार बिल्कुल नहीं होगा। ये इस लिंगदोह समिति ने सिफारिश की थी, जो आपको याद रखना होगा फ्रेंड। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे भारत में चुनाव सुधार के लिए जो समितियां गठित हुई थी, उन समितियों का टॉपिक यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब इसके बाद में देखते हैं कि हमारे भारत में चुनाव के प्रकार, तो चुनाव के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसके कुछ प्रकार हैं, जिसमें देखिए पहला प्रकार हो जाता है आम चुनाव। तो आम चुनाव का मतलब क्या होगा? तो आम चुनाव का सीधा सा मतलब होता है कि हमारे भारत में जो संसद में लोकसभा और हमारी राज्यसभा, विधानसभा, ठीक है, तो राज्यों के स्तर पर विधानसभा और केंद्र के स्तर पर हमारी लोकसभा, तो इनका जो चुनाव होगा तो इनके चुनाव के प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, जैसे एक बार चुनाव हुआ उसके ठीक 5 साल के बाद इनका चुनाव होना चाहिए। मतलब लोकसभा का और हमारे राज्यों की विधानसभाओं का, इनका चुनाव 5 साल में एक बार होना चाहिए। तो जो 5 साल की निर्धारित अवधि है, इस प्रकार से जब चुनाव होगा तो उसे हम कहते हैं आम चुनाव। इसमें आम जनता वोटिंग करती है, इसमें आम जनता मतदान करती है, इसलिए इसको आम चुनाव के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो ये आम चुनाव की अवधि कितनी? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के बाद ही चुनाव होना चाहिए, ऐसे चुनाव को हम आम चुनाव कहते हैं। फिर एक आता है मध्यावधि चुनाव। अब मध्यावधि चुनाव क्या होता है? तो इसमें हम देखते हैं कि हमारी संसद, मतलब जो हमारी लोकसभा होती है, और राज्यों की जो विधानसभा होती है, ठीक है, तो लोकसभा
और हमारे राज्यों की विधानसभा जब ये भंग हो जाती है तो इसके भंग होने के परिणाम स्वरूप जो चुनाव होता है, मतलब जो बचा हुआ समय है, तो बचे हुए समय के लिए जब चुनाव होता है तो ऐसे चुनाव को मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ या किसी राज्य के विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है, और सरकार कैसी बनी, गठबंधन की, मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। अब जब सरकार गठबंधन की होती है तो उस समय सरकार मजबूत नहीं, सरकार मजबूर होती है, ठीक है। और ऐसे स्थिति में क्या होगा, अब मान लीजिए कि सरकार गिर गई, 3 साल सरकार चली और सरकार गिर गई। अब उसके बाद कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी भी दल के पास, किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। और जब कोई भी पार्टी या कोई भी राजनीतिक दल सरकार नहीं बनाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि या तो लोकसभा भंग होगी या राज्यसभा भंग होगी, विधानसभा भंग होगी। तो जब लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है तो उसका जो बचा हुआ टाइम है, जैसे 2 साल बचा, उसके लिए जो चुनाव होगा तो उसको मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला चुनाव होता है उपचुनाव। तो किसी भी संसद, मतलब हमारे भारत में जो लोकसभा होती है तो लोकसभा और राज्य का जो विधानमंडल, ठीक है, तो संसद का जो भी सदस्य है, विधानमंडल का जो भी सदस्य है, तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और हमारे राष्ट्रपति आते हैं, और विधानमंडल में राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद और हमारे राज्यपाल को शामिल किया जाता है। तो जो भी संसद का कोई सदस्य होता है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य होता है, और अगर इसकी मृत्यु हो गई या उसने त्यागपत्र दे दिया या उसे अयोग्य घोषित कर दिया तो इसका जो पद या इसकी जो सीट खाली होगी, तो इस सीट को भरने के लिए जो चुनाव कराया जाता है तो उसको कहते हैं उपचुनाव। कई बार आपने देखा होगा, जैसे किसी लोकसभा के सदस्य ने इस्तीफा दे दिया या उसे पद से हटा दिया गया या उसकी मृत्यु हो गई, तो जब एक सदस्य, 2 सदस्य हटा दिए जाते हैं, इस्तीफा दे देते हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है, उसके लिए जो चुनाव होगा तो उसे कहा जाता है उपचुनाव। आ रहा समझ में। इसके बाद में आता है स्नैप पोल। अब स्नैप पोल क्या होता है, तो संसद और राज्य विधानसभा को जब अचानक भंग किया जाए और भंग करने के बाद अब जो चुनाव होगा तो उसे कहा जाता है स्नैप पोल। आ रहा समझ में। तो आपने देखा होगा कि संसद में जो लोकसभा होती है हमारी और राज्यों में जो विधानसभा होती है, जब इनको अचानक भंग कर दिया जाए और भंग करने के बाद जो चुनाव होगा तो उसे कहते हैं स्नैप पोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड, ये कुछ चुनाव के प्रकार हैं जो आपको याद रखना होगा। और इसी के साथ देखते हैं कि हमारा जो निर्वाचन आयोग का टॉपिक है यह समाप्त हो जाता है। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। अब इसके बाद में जो अगला सेशन होगा वह हमारे राज्य के चुनाव आयुक्त पर होगा। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हमारे कल्याणी IAS एकेडमिक वीडियो देखें आप ज़रूर, जिससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाई करने में सफल होंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।